या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। महरूम रह न जाए, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी, है तू ही देने वाला पस्ती से दे बुलंदी। असफल मकाम मेरा, असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा। असफल मकाम मेरा, आला मकाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। महरूम क्यों रहूं मैं, जी भर के क्यों ना लूं मैं, महरूम क्यों रहूं मैं, जी भर के क्यों ना लूं मैं। देता है रिस्क सब को, देता है रिस्क सब को, है फैज़े आम तेरा। देता है रिस्क सब को, है फैज़े आम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। महरूम रह न जाए, महरूम रह न जाए कल ये गुलाम तेरा, या रब है बख्श देना बंदे को काम तेरा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हाजिर हैं आपके साथ एक और बड़ी एक्साइटिंग और बड़ी मज़े की एपिसोड के साथ के नाम है रमज़ान में। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। आज हम बात करेंगे ख़वातीन पे, ख़वातीन के हुकूक़ पर, ख़वातीन का जो रुतबा अल्लाह ने ख़वातीन को इनायत फरमाया है उस पर हम बात करेंगे।
तो उसके लिए हमारे साथ हैं आज आगा सैयद गुलाम नबी मूसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान के आपके रोज़े यकीनन बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, मौसम भी अच्छा है। बिल्कुल। तो जी आगा साहब, आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के आलमी दिन पर। आज ख़वातीन का आलमी दिन है और बड़े जोश व खरोश से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम जब अपने बात करते हैं ख़वातीन की और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं इस्लाम की, अपने मज़हब इस्लाम की, तो हमारे यहाँ तो बड़ा डिफ़ाइंड है ख़वातीन का स्टेटस भी, ख़वातीन की स्टैंडिंग्स भी। जो लोगों को आज शायद समझ में आनी शुरू हुई हैं, दुनिया को आज समझ में आनी शुरू हुई हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, क्या कहता है हमारा मज़हब इस्लाम तो हम ख़वातीन के हवाले से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो ये टॉपिक है वो यूँ समझें कि इसको सिर्फ़ एक दिन की हद तक महदूद करना मुनासिब नहीं है। ये वैसे आलमी दिन औरतों के एतबार से मनाया जाता है, लेकिन हमारे नज़दीक और इस्लाम के नज़दीक हर दिन औरत के लिए अहमियत कहाँ मिले, उसकी वही अहमियत, वही इज़्ज़त हर दिन होनी चाहिए जो आज के दिन पे खुसूसन हम औरत को दिया करते हैं। तो इस्लाम में औरत को एक बुलंद मर्तबा दिया गया है और उसकी जो है औरत में माँ, उसका अपना मर्तबा, बेटी उसका एक अपनी हैसियत है और एज अ बीवी वो अपना एक रोल प्ले कर रही है। और सबको ऐसन तरीके से हमारे इस्लामी माशरे में ये तीनों करैक्टर एक औरत बहुत अच्छे से निभाती है। जैसे कि हमने देखा है अब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा कराम बीवी खदीजा जो थी, ना सिर्फ वो उनकी ज़ौजा थी बल्कि बहुत ही कामयाब बिजनेस वूमन भी जी, बहुत अच्छी ताजिर थी, बेइंतहा कामयाब ताजिर थी। उसके बाद वो बेइंतहा महबूब बीवी का उन्होंने किरदार अदा किया, हमारे लिए मशअल राह हैं और उसके अलावा बेहतरीन माँ भी साबित हुई। तो ये तो उन्होंने तमाम हमें बता दिए कि जी क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक औरत के हमारे माशरे में, और हर एस्पेक्ट में वो कामयाब हो सकती है। अब उसमें जब हम देखते हैं तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मदद भी करी, उनके बिज़नेस में उनकी जाकर मदद करी। तो ये भी उन्होंने पैगाम दिया कि मर्द कोई छोटा नहीं हो जाता साथ में काम करने से। तो जब हम अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की और उनकी सीरत पाक की बात करते हैं तो उसमें बेइंतहा मिसालें भरी पड़ी हुई हैं, चाहे उनकी बीवी हो, चाहे बेटी हो, चाहे उनकी मुँह बोली या बहन हो, हर लम्हे पर उन्होंने ख़वातीन के लिए एक ख़ास पैगाम दिया है। इस पर हम आपसे ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें, कुरान मजीद में भी और अहादीस में भी इसी औरत में एक दर्जा माँ का है और इतना बड़ा दर्जा दे दिया कि माँ के कदमों तले जन्नत को करार दे दिया गया। मतलब इतनी बड़ी फजीलत औरत के एतबार से अगर देखा जाए तो इससे बड़ी फजीलत कोई और हो नहीं सकती। और बेटी के हवाले से अहादीस में आ रहा है कि रसूल खुदा फरमाते हैं जिसने अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश की वो जन्नत में मेरे साथ करार पाया जाएगा। मतलब अब आप देखें औरतों पर ही इतने फ़ज़ाइल क्यों, क्योंकि उस दौर जाहिलियत में जो ये औरतों के हुकूक को और औरतों को पसमानदा रखा जाता था, बेटियों को ज़िंदा जला दिया जाता था, ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो उस वक्त रसूल खुदा ने बेटियों को और औरतों के हिसाब से इतना बड़ा फजीलत और मर्तबा बताया कि वो उस वक्त से लेके आज तक वो उस मर्तबे के हामिल हैं और ना कि आज तक, क़यामत तक उनका ये मर्तबा बरकरार है। और क़यामत में भी जो नेक औरतें हैं वो अपने साथ सबको जन्नत में भी लेके जाएंगे, अपने खानवादे को। तो यहाँ पर जो अहमियत है औरत की उसको समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो ये आलमी दिन ये मगरिबी हिसाब से मनाया जाता है, उस मगरिब में और इस्लामी माशरे में बहुत फ़र्क है। आप अगर दोनों चीज़ों को कंपेयर करें, हम मगरिब में औरत को एक इश्तिहार के सूरत में पैसे कमाई के ज़रिया बना दिया जाता है कि इश्तिहारों में दिया जाए, लेकिन हमारा इस्लाम क्या कहता है कि औरत को बापर्दा रहना चाहिए, हया का मरकज़ है, वो अपनी एक जो प्रीमिसेस है उसमें रह के काम करे। अब देखें कितना डिफरेंस आ गया। अब वहाँ पर जो है फैमिली निज़ाम को धर्म भरम है उनका,
मगरिबी उनकी फैमिलीज़ में देखें तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पूरा एक ख़ानदानी सिलसिला है जो ये औरत ही जोड़ के चला रही होती है। अब उसमें बेटी का अपना हक है माँ की सूरत में, बेटी की सूरत में, बीवी की सूरत में, और वो इस्लाम ने उनको हक दिए भी हैं, चाहे वो जायदाद में हो, चाहे वो किसी और हवाले से हो। तो इस्लाम हर एक चीज़ को प्रिस्क्राइब, एक उसकी फजीलत और अहमियत बयान कर रहा है। तो हमें इस्लाम की नज़र से औरतों के जो हुकूक हैं उसकी पासदारी करनी चाहिए और उसको वो सारे हक देने चाहिए, ना कि उसको एक महदूद बना दिया जाए। यहाँ पर काफ़ी देखा जाता है काफ़ी जगहों पे कि औरत को इजाज़त नहीं कि वो घर से बिल्कुल बाहर जाए या कोई काम करे काम की सूरत में। लेकिन आप वहीं पर ही मिसाल देखें जो आपने अपने उसमें बताया, बीबी खतीजा एक अच्छी और कामयाब बिजनेसमैन थी, बिजनेस ताजर के हिसाब से अगर देखा जाए उस वक्त उनसे बड़ा कोई ताजर नहीं था। तो ये एक स्टेप बताया कि औरत अगर चाहे तो वो घर से निकल के अपने जो शरई उसूलों हैं उनकी पासदारी करते हुए तिजारत भी कर सकती है, काम भी कर सकती है, अपना काम कर सकती है, अपना माश का जरिया बना सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है। बहुत सारी मिसालें हैं। और अब अपने माशरे में देखा जाए अगर किसी का शोहर मर जाता है और उसके बच्चे हैं तो वो औरत क्या करेगी अगर उसका पीछे खानदान सपोर्ट नहीं कर रहा? तो उसको जाना चाहिए। वो जाती है, बाहर निकलती है, अपने जो इस्लामी कवानीन है उनकी पासदारी करते हुए, पर्दे का एहतमाम करते हुए, और फिर बाहर जाती है, अपना जरिया माश का बंदोबस्त करती है और बच्चों को अपना रिस्क देती है। तो ये एक सिलसिला है। तो इसकी अहमियत को तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर वहाँ पर हम उसको कह दे कि ये औरत जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और मर्जी है उसकी, वो जो चाहे करे, तो कुछ कानून खुदा ने बनाए हैं औरत के लिए, उनकी पासदारी ज़रूरी है। देखिए औरतें जब कहती हैं कि जी हम इंडिपेंडेंट हैं और हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कसूर है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में मर्दों को ये कह दिया गया कि ये मर्द हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी की गुजारेंगे, जिसके कंपैरिजन में आज ख़वातीन ये बात कर रही हैं। यकीनन दोनों ही एस्पेक्ट गलत थे, दोनों ही के इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब थे। चलिए अब हम बात करते हैं, जहाँ हमने बात करी है ख़वातीन के हुकूक की, अब हम बात करते हैं ख़वातीन की तालीम की। वो कितनी ज़रूरी है एक ख़ातून के लिए, चाहे वो बेशक अपना काम करना चाहें ना करना चाहें, लेकिन वो एक औरत है और जिसने पूरे ना सिर्फ एक ख़ानदान को बल्कि आगे आने वाली तमाम नस्लों को भी चलाना होता है। इसके बारे में, इसकी अहमियत के बारे में आप ज़रूर बताइए। देखें, तालीम के बारे में तो कितनी अहादीस हैं कि उस वक्त 1400 साल पहले चीन को बहुत दूर समझा जाता था, तो चीन के हिसाब से वो मिसालें थीं कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो इंसान जाए। लेकिन वो सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, वो दोनों के लिए है औरत। क्योंकि अगर आपकी औरत पढ़ी लिखी है, वो आपके बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है, आपकी फैमिली को अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकती है, आपके माशरे को अच्छा चला सकती है, आपके पूरे ख़ानदान को इकट्ठे लेके चला सकती है। लेकिन अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है तो वो इन एस्पेक्ट्स पे उस वाइसली नहीं देख सकती, क्योंकि तालीम आपके सोचने की सलाहियत को वसी करता है, आपके नज़रिए को बुलंद करता है कि आप वास्ट देख सकते हैं, दूर दराज की सोच सकते हैं। लेकिन अगर औरत ही पढ़ी लिखी ना हो तो उसका नज़रिया वो लिमिटेड हो जाता है, उसकी सोच लिमिटेड हो जाती है। वो सिर्फ अपने गिर्द और सिर्फ वो जो अपनी फैमिली के दरमियानी वो सोचेगी, उससे ज़्यादा उसकी सोच नहीं जाएगी। जबकि औरत का लाजमी है मर्द से ज़्यादा तालीम याफ्ता होना, कि अगर औरत तालीम याफ्ता है तो आपको एक अच्छी सोसाइटी मिलती है, अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं है तो आपकी सोसाइटीज़ जो हैं वो आपको अच्छी नहीं मिलेंगी, क्योंकि तरबियत माँ से होती है औलाद की, और माँ ही जो उसकी अव्वल दरसगाह है, वो ख़ुद तरबियत याफ्ता ना हो, उसको इल्म ना हो चीज़ों का, तो वो तरबियत अच्छी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने। जब हम बात करते हैं, अभी हमने तालीम की बात करी, उससे पहले हमने जो है हुकूक की बात करी, अब हम बात करते हैं तरबियत के हवाले से। जैसे कि आपने फरमाया कि तरबियत माँ का हक़ होता है और माँ ही उसको अदा करती है। तो जब तरबियत की हम बात करते हैं और उसमें हम अपने दीन मज़हब की बात करते हैं, तो हमारा दीन मज़हब मुकम्मल मज़हब है। आज हम बात करते हैं, अक्सर हम मिसालों में कहते हैं कि जी वेस्ट ऐसा कर रहा है, वेस्ट वैसा कर रहा है।
हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा मज़हब हमें क्या कहता है, बेटा उस पे चलना है, उस पे देखना है, हमने वेस्ट को नहीं फॉलो करना है। इस पर आप जरूर बताएं। देखिए, हमने जो अपना आइडियल बनाया है ना, वो वेस्ट को बना लिया बदकिस्मती से। जबकि आप वेस्ट में भी देखें तो वो हमारे कुरान मजीद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के उसूल गुजार रहे होते हैं। आप उनकी सच्चाई देखें, ईमानदारी देखें, दयानतदारी देखें, दूसरों के साथ सलूक देखें, पड़ोसियों के साथ सलूक देखें, माशरे के क्या उसूल हैं वो देखें, कानून, इंसाफ, हर चीज़ उन्होंने हमारे कुरान मजीद से अखज़ किया है। वो यहाँ से उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमने इसी कुरान मजीद से दूरी इख्तियार कर ली। जब हमने ये दूरी इख्तियार कर ली तो फिर हमारी नज़र में जो हमारा आइडियल था वो यहाँ से हट के मगरिब हो गया, वेस्ट हो गया। तो अब वेस्ट को हम फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि वेस्ट को फॉलो करने से हम नुकसान का ही बायस हुए और किसी चीज़ का नहीं। आज देखिए हमारे माशरे में जो ये बेहयाई है, बेपर्दगी है, या और जो दूसरे मामलात हैं, वो देखें वो वेस्ट से आ रहे हैं। और अगर हम इस्लामी तालीमात पे देखें तो वो उसकी ममानियत है, बेपर्दगी की ममानियत है, बेहयाई की ममानियत है, झूठ बोलने की ममानियत है। यहाँ कुरान तालीम दे रहा है कि इंसाफ का तकाजा हो, इंसाफ हो, अदल हो, हर किसी को अपना हक बराबर का मिले। लेकिन हमने जब वेस्ट को देखा तो वेस्ट उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ निकला और हमने फिर उसको वेस्ट को अडॉप्ट कर लिया, जहाँ से हमने अपनी बुनियादें ख़राब करना शुरू कर दी। तो हमें चाहिए हम अपनी दीनी तालीमात कुरान मजीद से या अहादीस की रोशनी में रसूल खुदा की ज़िंदगी उसवा हसना है, हमारे लिए साहबा हैं, अहले बैत हैं, अगर उनकी ज़िंदगी को देखें और उनके बताए हुए उसूलों पे अगर हम अपनी ज़िंदगी बसर करें तो हम बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और उसमें औरत के जो हुकूक हैं शायद वेस्ट उतने ना दे रहा हो जितने हमारा इस्लाम दे रहा हो। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा मज़हब है वो उसने, एक तो वो पायनियर मज़हब था जिसने कि औरतों को हुकूक दिए, उससे पहले तो औरतों के हुकूक थे ही नहीं। और ना सिर्फ ये पायनियर मज़हब था बल्कि उसने इतने ज़्यादा हुकूक दिए हैं औरतों को कि औरतों को उन्होंने कहा है मर्दों को कि इनकी हिफाजत फरमाई जाए। ये खूबसूरत सा एहसास है कि जो बहुत आपकी कीमती अशिया होती हैं आप उन्हीं की हिफाजत फरमाते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब हम बात करते हैं तरबियत की, वजह से भी हमने बात करी। अब तरबियत में जब हम मामलात आते हैं तो हमारे यहाँ अक्सर ऐसी ख़वातीन हैं जो औरतों की तरबियत में, मतलब बच्चियों की तरबियत में, बच्चों की तरबियत, लड़कों की तरबियत में तफरीक कर देती हैं। इसमें आपका क्या कहना है? ये देखिए, ये हमारा सोशल और कल्चरल जो है एक्सपेक्ट है। हमारे कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिसमें बेटे को फौकियत दी जाती है, और जबकि इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करता है। दोनों की अहमियत, हैसियत बराबर है। ठीक है, उसकी जायदाद और दूसरे मामलात में अगर किसी चीज़ में डिफ़र है तो कहीं और उसकी फजीलत बढ़ा दी गई है। बाप के लिए नहीं कहा गया कि उसके कदमों के तले जन्नत है, बेटे के लिए नहीं कहा गया कि उसकी परवरिश अच्छी करो तो मेरे साथ जन्नत में करार पाओगे। ये बेटी औरत के लिए कहा गया क्योंकि उसकी मंजिलत को बढ़ाना था, उसकी फजीलत को बढ़ाना था, क्योंकि उसी से नस्ल ने भी आगे चलना है, उसी माँ से। तो ये जो सिलसिला है इस तरीके से, तो हमें ये एक गलत कॉन्सेप्ट था जो पहले कुफार में भी पाया जाता था, और बेटों को अहमियत दी जाती थी और बेटियों को नहीं दी जाती थी। जैसा मैंने बताया कि वो जिंदा दफन कर देते थे बेटियों को। तो कहीं ना कहीं उसकी एक कड़ी हमारे साथ चलती भी आ रही है जो बेटियों को थोड़ी इज्जत और एहतराम कम देती है और बेटों को ज़्यादा दे रही है। ये गलत है, ऐसा नहीं है, ऐसा ना होना चाहिए और ना इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। तो कोशिश की जाए कि जो ये अमल कर रहा होता है, बेटियों को फोकियत कम दी और बेटों को ज़्यादा दी, तो इस चीज़ से गुरेज करे। बाकी औरत जिस तरह आपने कहा एक खूबसूरत और नाजुक चीज़ है, उसका जितना एहसास, उसकी जितनी हिफाजत की जाए वो कम है। और मर्द को ही जो उसका बेटी का बाप है या भाई है वही उसकी हिफाजत कर सकता है, या उसका शौहर है वही उसकी हिफाजत कर सकता है। और मर्दों के लिए यही है कि आप बाहर कमाएं, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनकी जो हैसियत है उस हिसाब से उनकी ऐशो इशरत और आराइश उनको दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को लग्जरियस गुजारी जा सके। अहादीस में यहाँ तक मिलता है कि अगर आप अपनी औलाद और अपनी बीवी के लिए ऐशो इशरत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो आप जहाद कर रहे हैं।
सिर्फ ये क्योंकि उनकी मंजिलत इतनी ज़्यादा है कि आप अगर उनके लिए कि उनकी जो है सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अगर आप किसी काम से जा रहे हैं तो खुदा उसमें बरकत डाल देता है। बेशक बेशक। वही रिस्क का बायस बनती हैं बेटियां। जब आप देखें जिस घर में बेटी नहीं है और जब किसी बेटी की विलादत होती है उस घर के हालात बदल जाते हैं। बिल्कुल, तो वो तो अल्लाह ने फरमाया है ना कि बेटी रहमत है और बेटा नेमत है। तो जब रहमत आती है तो फिर रहमत नज़र आती है वो। बेशक। यहाँ तक कि अगर 3 बेटियां एक साथ हो जाएं तो रसूल खुदा खुद कहते हैं कि इस वालिदैन की जन्नत की ज़मानत मैं खुद लेता हूँ। सुभान अल्लाह। बेटियों की फजीलत है ना ये, लेकिन हम कहाँ ले जाते हैं? बेटों की तरफ चले जाते हैं। तो इसको बेटों की फजीलत है, ठीक है, ऐसा नहीं, वो नेमत है, लेकिन जहाँ फजीलत अगर बेटियों की देखी जाए उसके सामने नहीं है। बिल्कुल। और इससे ज़्यादा खूबसूरत हमारे पास और क्या बात होगी कि हमारा मज़हबी, हमें अल्लाह ने इतना तोहफ़ा दिया है कि हमें एक मज़हब इस्लाम में पैदा किया और हमारे मज़हब को कंप्लीट बनाकर हमें भेजा है और हमें ये बताया है कि औरत की किस तरह से आपने जो उसकी इज़्ज़त है, उसका मर्तबा है, उसको आपने किस तरह से बढ़ाना है। तो जब हम इसकी बात हम कर रहे हैं इज़्ज़त और मर्तबे की, जब हमारा जो सही में जिसे कहा जाए किसी भी माशरे का जो रूट होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। तो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरह के सारे मिसालें हमारे कायम कर दी हैं हमारे लिए कि भाई आप फॉलो करें इसको और इस तरह का खूबसूरत रिश्ता, इसी रिश्ते को आप खूबसूरत बना सकते हैं। हालांकि बड़ा कमज़ोर रिश्ता है लेकिन सबसे मजबूत रिश्ता होता है। इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे हम। हाँ देखिए, इस पे आप अगर हमारे नबी पाक की ज़िंदगी को देखें, उन्होंने किस तरीके से अपनी अज़वाज के साथ जो है ज़िंदगी बसर की है, किसी की हक तलफी नहीं। हमने आजकल ये समझ लिया है कि ये जो हमारी बीवी है ये हमारी ग़ुलाम है, हमारी रियाया है और हम उसको जैसे चाहें जो हुक्म दे वो उस हुक्म पे लब्बैक करे और वो खड़ी हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको उसका पार्टनर बनना है। पार्टनर का मतलब ये है कि उसके हर काम में उसका साथ देना है, उसके साथ प्यार से शाइस्तगी से गुफ्तगू करनी है। आप उसको डराएंगे वो सहम जाएगी, मासूम तो है औरतें, ठीक है। आप उसको मारेंगे वो खौफज़दा रहेगी। जब वो खौफज़दा रहेगी तो अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेगी, औलाद की तरबियत कैसे कर सकती है? तो इस्लाम ने इन चीज़ों की ममानियत की है। कहा है कि औरत से शाइस्तगी से पेश आओ ताकि वो अपने खुशगवार माहौल में अपने बच्चों की तरबियत कर सके। जितनी औरत खुशगवार रहेगी, अगर वो हामला है तो उसका सारा असर उसके बच्चे पे जा रहा होता है और उसकी परवरिश पे जा रहा होता है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ दुनिया में है तो उसकी जो नेचर है उसका सारा ताल्लुक उसकी औलाद और उसकी तरबियत पे आ रहा होता है और वो डिपेंडेंट होती है एक मर्द के। हमें चाहिए उसकी ज़रूरियात पूरी करते रहें, उनके साथ जो सलूक है वो एक मियाना रवि का इख्तियार करें। हम अगर एक मर्द जो है वो डोमिनेंट है, एक फैमिली का सरबराह है, वो अपनी फैमिली को लीड करेगा, वो अपनी एक लीडरशिप दिखाए, लेकिन उसको जबर की हद तक ले जाना ये गलत है। सही फरमाया आपने। सबसे पहले तो इसमें इंसानियत ही आती है कि आप जबर कैसे कर सकते हैं जबकि दूसरा भी इंसान ही है आपके सामने। और उसके बाद फिर जब हमारे अपने मज़हब की बात करते हैं तो रुतबा इतना औरत का इतना बुलंद है कि आप ये सोचना भी आपके लिए गुनाह है। तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे अपने मेहमान के साथ, जो कि आज हमारे पास जो हमारी मेहमान हैं वो भी बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी हैं और बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं। लेकिन उससे पहले लेते हैं हम ब्रेक और मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड।
नाज़रीन, अब हम हाजिर हैं आपके सामने अपने सेगमेंट मेहमान रमज़ान के साथ। जैसे कि हमने बताया कि आज जो है वुमेंस डे है और वुमेंस का ये आलमी दिन मनाया जाता है आज के दिन। और जो हमारे साथ खातून हैं वो भी बड़ी डायनामिक खातून हैं और ना सिर्फ ये कि खातून हैं बल्कि बहुत अच्छा और बेहतरीन काम भी कर रही हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं हम अरीना मल्टीमीडिया की ओनर से, मिसेस इरम तारिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सबसे पहले आपका रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान कैसे मुबारक। गुजर रहा है आपका रमज़ान? रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मौसम भी मौसम अभी भी थोड़ा बेहतर है। बेहतर है कंपैरेटिवली, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आखिर तक ऐसे ही रहे ताकि हमारे अल्लाह करे, रोज़े। बल्कि ईद भी हमारी अच्छी हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो अरे बात करते हैं हम आपके अरीना मल्टीमीडिया के हवाले से। एक तो आप खातून हैं माशाल्लाह, और तो ख़वातीन जब होती हैं वो वैसी मल्टीटास्कर होती हैं। घर भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं, रिलेशंस भी देखने होते हैं अपने सारे, और उसके साथ साथ माशाल्लाह आप इतना बड़ा काम भी कर रही हैं। इतनी ब्रांचेस के साथ आपने ये अपना काम खोला हुआ है। तो किस तरह से आप मैनेज कर पाती हैं? एक्चुअली मेरी एजुकेशन जो है वो इसी कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड से हुई हुई है, और फिर आफ्टर माय मैरिज तो वो हम थोड़ा सा बिज़ी हो गए उस वक्त ससुराल में, क्योंकि आप नए नए आते हैं। लेकिन फिर विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली इन लॉज, स्पेशली माय मदर इन लॉ एंड माय मदर, जिसे कहते हैं कि औरतों की कामयाबी के पीछे और औरतों का ही हाथ है, एंड माय हस्बैंड आल्सो अबव देम। तो इन सब की वजह से मैं फिर इस फील्ड में आ सकी, क्योंकि इन लोगों ने सब ने मेरे बच्चों को काफ़ी टेक केयर किया। और साथ साथ क्योंकि आपको पता है कि मल्टीमीडिया एक ऐसे इमर्जिंग फील्ड थी उस ज़माने से अभी तक, जिसका स्कोप बहुत है पाकिस्तान में, अभी भी बहुत स्कोप है, और आगे भी। आगे तो आपको पता है पूरी फील्ड ही डिजिटल हो गई है अब, सब कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो ये फील्ड उस वक्त भी काफ़ी स्कोप में थी और अभी भी है, और अभी भी इसमें ऑन गोइंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आ ही रही हैं। मज़ीद हमारी न्यू इनोवेशंस हो रही हैं, और आप समझ लें कि हर महीने एक जो है वो नई चीज़ मार्केट में है और लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी एक फील्ड तो है ही, प्लस ये कि फ़ीमेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छा इसमें स्कोप है। मेरी जो एक सपोर्टिव टीम जो है, माय मदर इन लॉ, ये इन सब की वजह से मैं थोड़ा सा सपोर्ट लेके इस फील्ड में आ सकी और इतना पैशनेटली वर्क कर सकी, इतना टाइम दे सकी मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पीछे मेरी फैमिली भी थी, बच्चे भी थे, उन सबको भी देखना था। तो बस चल पड़ा है काम इसी तरह। सपोर्ट मिलती है वही सबसे ज़्यादा आपको सब आगे बढ़ाने में, कामयाबी की तरफ बढ़ने में आपको फ़ायदा देती है। अच्छा चलिए हम बात करते हैं अब इस पर कि जी आपका जो इंस्टीट्यूट है अरीना मल्टीमीडिया। देखिए मल्टीमीडिया में जब हम बात करते हैं तो बहुत तेज़ी से चेंजेस उसमें आ रहे हैं, और यकीनन जब आपने शुरू किया होगा उस वक्त के कोर्सेज़ आज के कोर्सेज़ बड़े फ़र्क हो जाते हैं। तो इसको कोप अप करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? जी एक्चुअली अरीना मल्टीमीडिया इज़ अ इंटरनेशनल ब्रांड जो कि एपटेक की सब ब्रांचेस में है, और हमारे कोर्सेज़ जो हैं वो स्पेसिफ़िकली मलेशिया से डिज़ाइन होते हैं, जहाँ पे हमारी एक R&D टीम बैठी हुई है जो कि कंटिन्यूसली हमारे कोर्सेज़ को अपग्रेड कर रही होती हैं। तो टाइम टू टाइम, जैसे कि माया 2003 में आ चुका था, 2002 और 2003 के टाइम में आ चुका था। माया इज़ अ एनिमेशन सॉफ्टवेयर, तो वो उस वक्त से लेके अब तक उसमें बहुत एडवांसमेंट्स हो गई हैं। लेकिन ये कि कोर्सेज़ हमारे उस वक्त से ही मौजूद हैं, उनमें बस वक्त ब वक्त जो है एडवांसमेंट्स और जो भी ट्रेंड्स को देखते हुए उसमें जो है इम्प्रूवमेंट्स हो रही होती हैं। और ये हमारी जो टीम है R&D टीम, वो हमारी जो हमारे कोर्सेज़ के अपग्रेडेशन में हमारा मुस्तकिल साथ दे रही होती है, और उन्हीं की तरफ से हमें गाइडलाइंस मिल रही होती हैं। हमारे टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा होता है, और हमारा कोर्स इसी तरह जो है वो मज़ीद आगे बढ़ रहा होता है। तो काफ़ी हम पाकिस्तान में 1998 से मौजूद हैं। अरीना मल्टीमीडिया 27 ईयर्स हो गए हैं, ये हमारा 27th ईयर है पाकिस्तान में, और 16 हमारी ब्रांचेस इस वक्त पाकिस्तान में वर्किंग में हैं। तो काम तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा चल रहा है, और अब जो कि अब दुनिया कुछ ज़्यादा ही इस तरफ आ चुकी है पूरी की पूरी, तो अब जो है स्कोप हमारा काफ़ी बढ़ गया है। अल्लाह
तो अगर पूछा जाए कि आपकी ब्रांचेस अभी कितनी हैं और आप मतलब कितनी ऑपरेशनल हैं और कितनी आप लोग प्लान कर रहे हैं फ्यूचर? Currently हमारे पास 16 branches हैं, 15 in Karachi and 1 in Hyderabad. And we are looking forward for the rest of the territories like Punjab side, Lahore, Islamabad वगैरह में भी we are looking forward. And in Karachi also we have some places like Gulshan-e-Memar and Bahria Town जहाँ पे अभी भी स्कोप है. वहाँ के बच्चे काफ़ी दूर हैं तो वो उनको काफ़ी ट्रैवलिंग कॉस्ट काफ़ी पड़ जाता है. तो लेट्स सी. अच्छा, आपके सोशल मीडिया को मैं फॉलो कर रही होती हूँ तो उसमें भी मैं देख रही होती हूँ कि आप अक्सर कोर्सेज़ निकाल रही होती हैं और अक्सर उसमें फ्री कोर्सेज़ निकाल रही होती हैं. विमेंस डे है आज तो, बल्कि अभी रिसेंटली ही आपका एक कोर्स मेरे ख़्याल से शायद अभी ख़त्म हुआ है जो ख़वातीन के लिए था कि वो उसको कर सकें और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. सो बड़ा अच्छा आपका इनिशिएटिव था और आपको उसमें कामयाबी भी बहुत मिली. आपकी एनरोलमेंट्स भी माशाल्लाह काफ़ी थी. तो इस तरह के जब आप कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं, लड़कियां या चलें टोटल में हम बात करें लड़कों के भी, तो वो उससे फ़ायदा उठाते हैं. तो मार्केट में इसकी एक्सेप्टेंस कितनी है, कितना ये लोग उससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं बच्चे हमारे आजकल के? अच्छा, वो जो है हमारा सोशल मीडिया डिज़ाइन कोर्स था. जैसे कि आजकल आप देख रही हैं कि काफ़ी सारे जो गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, वो सोशल मीडिया की तरफ काफ़ी हैं जो कि ऑफ़लाइन रह के भी काम कर रही होती हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन कैंपस ही हों, तो हाइब्रिड रह के भी काम कर रही होती हैं. तो उनको सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग कोर्स का एक काफ़ी बेसिक कोर्स है जो कि आई थिंक अब तो सभी को आना चाहिए. और उसी से रिलेटेड हमने ये एक शॉर्ट कोर्स 1 मंथ का ऑफ़र किया था जिसमें हमने फ़ीमेल्स को ऑल ओवर कराची, इवन हैदराबाद ऑल्सो, वहाँ की फ़ीमेल्स को ये ऑफ़र किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. और उसमें उन्होंने हमें प्रोजेक्ट्स भी बना के दिखाए और फिर उनकी सर्टिफिकेशन प्रॉपर हुई थी. ऑल्दो इट वाज़ अ फ्री कोर्स, लेकिन इसकी सर्टिफिकेशन अरेना की तरफ से हुई थी. चलें, ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. तो जब आपके हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो आजकल क्या ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है? लड़कियां इस तरफ ज़्यादा माइल हो रही हैं या लड़के ही हो रहे हैं? बोथ द जेंडर्स आर इक्वली एक्टिव, बट फीमेल्स में आजकल ये रुझान इसलिए ज़्यादा आ गया है क्योंकि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि ये हाइब्रिड रह के भी इसमें काम किया जा सकता है. तो कुछ लोग, जैसे कि हमारे कोर्सेज़ डिफरेंट स्टाइल के हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है. अब वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑन कैंपस नहीं बुला के और वो घर से भी काम करवा रहे होते हैं. फिर वेब डेवलपमेंट जो ख़ास तौर से काफ़ी हमारा कोर्स है, उसमें काफ़ी सारी लड़कियां जो हैं वो घर बैठ के भी काम कर सकती हैं और उसकी पेमेंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी होती हैं. तो वो एक काफ़ी अच्छा अर्निंग कोर्स है और वो आप घर से भी कर सकते हैं. तो इसमें लड़कियों का स्टेप इन अच्छा है. और बाकी सब आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल डिजिटल मार्केटिंग का आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. तो उसमें हमारी जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं और काफ़ी एक्सेल कर रही हैं उसमें. मेल्स के लिए तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फ़ीमेल्स के हिसाब से भी ये कोर्सेज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं. नहीं, जाहिर सी बात है, आजकल के अगर आप देखें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी एक बंदे के लिए कमाना और पूरे घर को उस पर चलाना. तो इस तरह के कोर्सेज करके या इस तरफ रुझान पैदा करके बड़ा थोड़ा सुकून हो जाएगा किसी भी घराने में कि अगर दूसरा हार्ट भी जो है वो सपोर्ट करने लगे. तो ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है. तो अच्छा, चलें अब हम बात करते हैं आपके थोड़े रमज़ान के हवाले से, रमज़ान के रूटीन के हवाले से. काम के साथ रूटीन कैसे मैनेज होता है रमज़ान का? बस एक आपने खुद ही अपने पहले जुमले में बोला था कि फ़ीमेल्स आर मल्टीटास्कर. तो बस ये है, ये तो अल्लाह की तरफ से है, खुदादाद सलाहियतें हैं हमारी. और काम के साथ, क्योंकि अभी इस वक्त जो है अरेना मल्टीमीडिया के टाइमिंग्स जो हैं वो 8:30 से 6 हुए हैं, तो काम थोड़ा सा टाइमिंग्स हमें मिल जाते हैं. प्लस साथ में जो है कुछ हाउस हेल्प भी होती हैं हमारी जो हेल्प कर रही होती हैं. और बच्चों के भी टाइमिंग्स अभी थोड़े शॉर्ट हुए हैं स्कूल्स की तरफ से, थोड़ा उसमें भी मार्जिन मिल जाता है. बाकी ये कि साथ में आपको पता है रमज़ान जो है वो पाकिस्तान में रमज़ान जो है वो खाने पीने से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है. और स्पेशली बच्चे भी हमारे काफ़ी उससे अट्रैक्ट होते हैं कि भाई ये रोज़ा रख रहे हैं तो हमारे लिए क्या ख़ास बन रहा है. फीस चाहिए होता है. हाँ बिल्कुल. तो खैर अच्छा भी लगता है. इस बाबरकत महीने की बात ही अलग है, इसकी रौनकें, इसकी खुशियाँ वो एक अलग ही मैटर करती हैं हम सब की लाइफ में.
तो फिर उसके बाद आफ्टर इफ्तार जो है वो तरावी का अहतमाम घर में हमारे, तो वो एक बहुत ही एक अच्छा एक हमारे यहाँ एक अच्छा ट्रेडिशन चल रहा है, तो वो भी उससे भी हम सब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी अच्छा गुजरता है रमज़ान, अल्लाह का शुक्र है। मेरा मोस्ट अवेटेड मंथ है पूरे साल का। बिल्कुल, ये रमज़ान ना सिर्फ अपने साथ रहमतें और बरकतें लाता है, बल्कि रिश्तों में भी रहमतें और बरकतें आती हैं। हम लोग जो इतने मसरूफ़ होते हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें एक पर्टिकुलर टाइम मिल जाता है सबके साथ बैठकर खाने का भी, इबादत का भी, बातचीत का भी। तो बड़ा खूबसूरत महीना अल्लाह मियां ने हमें तोहफ़ा दिया हुआ है। तो इसमें अब हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं वुमेनहुड की तरफ से। आप क्या समझती हैं कि हमारे माशरे में कितना, जैसे आपने अपनी फैमिली में बताया कि अगर आपको आपकी मदर की या आपके मदर इन लॉ की सपोर्ट नहीं होती तो मुश्किल हो जाता आपके लिए, तो इसी तरह से आपने अपने अतराफ़ में काफ़ी देखा होगा, कितना है कि ख़वातीन को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं? देखिए, शायद मैं पहले की बात करूं तो पहले ये कॉन्सेप्ट इतना नहीं था, लेकिन अब चूँकि बाय द टाइम और एजुकेशन की वजह से ये चीज़ें अब मदर इन लॉज भी समझ रही हैं और अब मदर्स भी समझ रही हैं कि कैसे हमें एम्पावर करना है फ़ीमेल्स को ही। एक फ़ीमेल दूसरे फ़ीमेल को जितना अच्छा एम्पावर कर सकती है, जितना अच्छा सपोर्ट कर सकती है, ऑब्वियसली हस्बैंड्स की सपोर्ट तो खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, लेकिन ये कि जो फ़ीमेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और वो हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत रूट लेवल पे जाके समझ सकती हैं। शायद मेल जो होते हैं वो ऊपरी से हमारी प्रॉब्लम समझ सकें, तो वो तो है कि एक दूसरे को एम्पावर करने का जो अब रुझान आया है वो पहले नहीं था। और ऑब्वियसली अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर अर्निंग में घर में एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा तो वो बहुत अच्छी बात है। और आप अपने ख़र्चों में भी थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि चले अपने ख़र्चे मैं खुद देख रही हूँ, आप और चीज़ें देख लें, मैनेज कर लें, तो मेरे ख़्याल से तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। फैमिली बॉन्डिंग भी थोड़ी सी बेटर होती है इसमें, ज़ाहिर है आप सबके लिए ख्याल कर रहे होते हैं, जब सब आपका ख्याल कर रहे हैं तो आप भी सबका ख्याल कर रहे हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, जब हम बात करते हैं फेमिनिज़म की, एक आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है वो इस वर्ड का, फेमिनिज़म का, फेमिनिस्ट होने का। वुमेन एम्पावरमेंट कितना सपोर्ट करता है फेमिनिज़म को, या अदरवाइज़ फेमिनिज़म कितना सपोर्ट कर रहा है वुमेन एम्पावरमेंट को? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट तो इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। फेमिनिज़म पाकिस्तान में कुछ ज़रा एक अलग तौर पे चला जाता है कि खाना गरम करना है तो खुद कर लो या कुछ ऐसा। इसका विमेन एम्पावरमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जैसे कि वेस्ट में हमने देखा बहुत सारी वेस्ट की अच्छी चीज़ें जो हमने अपनाई, उसमें एक ये भी था कि सब मिल के काम करें, तो ये चीज़ें, तो इसका फेमिनिज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो एक मेरे ख्याल में इस्लामी माशरे में भी हमारा एक रूल ही था जिसको हमने कभी फॉलो नहीं किया ज़िंदगी में। हमारे सहाबा कराम अपनी वाइफ्स के साथ और हमारे जो नबी सल्लम जो थे वो अपनी वाइफ का इतना ख्याल रखते थे। और हमारे मतलब हमारे पास स्टोरीज़ ऐसी भरी पड़ी हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है कि अगर कोई हस्बैंड आपका साथ थोड़ा भी हेल्प आउट कर रहा है। शायद हम लोगों की कल्चर में इस चीज़ को बड़ा मायूस समझा जाता था पहले, जो भी हस्बैंड अपने वाइफ की थोड़ी बहुत भी सपोर्ट कर रहा होता था, लेकिन अब तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन है और अच्छी भी है। मिल के काम करते हैं तो और अच्छा भी लगता है, बच्चे भी खुश होते हैं, बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन होती है, स्पेशली बॉयज़ के लिए कि भाई काम सिर्फ मम्मा नहीं करेंगी, बाबा भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी इंस्पिरेशन है और आई थिंक आगे आने वाली जनरेशन ये चीज़ महसूस कर रही है, उनको काफ़ी आइडिया हो रहा है, वो लोग काफ़ी ग्रूम हो रहे हैं इस चीज़ में कि ठीक है भाई मैं काम कर रही हूँ तो आप भी कर रहे हैं, एंड इफ़ आई एम अर्निंग तो यू आर ऑल्सो अर्निंग, तो मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जब दोनों ही अर्न कर रहे हैं तो घर के कामों को भी डिवाइड करने में कोई बिल्कुल बिल्कुल, बाहर की कंट्रीज़ में ये चीज़ है, हमारे यहाँ ज़ाहिर है खैर हमारे यहाँ हाउस हेल्प्स वगैरह भी हो जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में तो आउट ऑफ पाकिस्तान ज़रा मुश्किल से ही मिलते हैं, लेकिन जो भी है घर के अपने लोगों का आपस में थोड़ा सा ये एक बॉन्डिंग टाइम भी होता है जिसमें आप सब एक दूसरे के साथ होते हैं, तो मेरे ख्याल से बेहतर है इस तरह से। बहुत खूबसूरत बात करी आपने इरम कि ये तो हमारे मज़हब में पहले से ही था, तो हमारे लिए नई बात नहीं वो है। हमने काफ़ी सारी मज़हब की चीज़ों को तो पीछे कर दिया, बलाए ताक रख दिया है, लेकिन ये कि हमारे मज़हब में तो एक परफेक्ट जो निज़ाम था वो तो उसी वक्त से ही है। बिल्कुल। और उस वक्त से ही ख़वातीन जो हैं काम करती आई हैं, बिज़नेस करती आई हैं, तो ये कोई ऐसी नई बात तो है नहीं। अब जब हमारे यहाँ ये चीज़ें शुरू हुई हैं, हज़रत खदीजा जो थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माशाल्लाह से शी वाज अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, मतलब नॉर्मल भी नहीं और सक्सेसफुल वन।
तो फिर तो मतलब हमारे लिए तो कोई ऐसी चीज़ मसले नहीं रहे रह हैं हमारे गई लिए तो है। वैसे जी ही। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें अब अगर लोग ये सुन रहे हैं और लोगों को ख्याल होता है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा है, ये ख़वातून ऐसा कर रही हैं, तो लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत शुरू से, अब वही है कि हम अपनी तालीमात से थोड़े दूर थे, अपनी हिस्ट्री से थोड़े दूर रहे, तो जिसकी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक या ऑन ट्रैक। या एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरम आपका, आपके आने का, और ट्रू सेंस में आपने बताया कि क्या होती है वुमेन एम्पावरमेंट। तो जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमारा जो मज़हब है वो एक कंप्लीट मज़हब है, और इसमें हमें मुकम्मल तौर पे बताया गया है कि हमने वुमेन को एम्पावर किस तरह से करना है। हमारे यहाँ तो वुमेन सबसे पहले ही एम्पावर्ड होती है जब से वो पैदा होती है। वो मोहब्बतों के साथ और परवान चढ़ती है, और उसके बाद अपनी ज़िम्मेदारियों का भरपूर तरीके से उस पर पाबंदी के साथ अमल करती है। तो जी नाज़रीन, अब चलते हैं हम ज़रा अपनी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे अपने किचन में, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अंबर अलीम है एंड थैंक यू मिस जोफिशा। अच्छा, आज की हमारी रेसिपी है नाचोस। अच्छा, नाचोस बहुत अच्छा, मतलब आपका जो है वो जैसे शाम में लोग खाते हैं, रिफ़्रेशमेंट रख लेते हैं, मेहमान आते हैं, या बाकी वैसे स्नैकिंग के लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ आप घर में बना के और फिर आराम से स्नैकिंग कर सकते हो। इसकी बनस्बत कि हम आधी रात को कहीं से कुछ ऑर्डर करें या कुछ करें, गैस का आजकल बहुत प्रॉब्लम है, तो मतलब रात में गैस चली जाती है, 10 बजे के बाद ये चीज़ें होती हैं। जैसे आजकल रमज़ान है, तो रमज़ान में इफ़्तार आइटम के लिए नाचोस बहुत अच्छा है। जैसे हम लोग इफ़्तार पार्टीज़ वगैरह करते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, तो वो यूजुअल पकोड़े दही बड़े खा खा के हम लोग अब थक चुके हैं, अब नहीं खाए जाते वो सब। कुछ लोग खाते भी हैं, और फिर नहीं होइएगा आप लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आलू के पकोड़े खाती हूँ। तो लोग ये चीज़ें प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, हमें थोड़ा सा मतलब डिफरेंट भी करना चाहिए। कभी वही यूजुअल समोसे पकोड़े, इतना ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। आप नाचोस भी सर्व कर सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें आती हैं, आप मतलब जो होममेड आप इजीली घर में बना सको। तो नाचोस का इजी सिनेरियो होता है, हम लोग तो खैर स्क्रैच से बनाना प्रेफर करते हैं कि हम लोग जाए शेफ़ से, मास्टर क्लास पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं हम लोग, और लेवल 2 डिप्लोमा कर्नरी आर्ट्स कर रहे हैं। अच्छा, स्क्रैच से बनाने में ये होता है कि आप मतलब जैसे नॉर्मल रोटी बनती है, वैसे फ्लावर की आप मतलब रोटी बना लेते हैं और उसको कट करके और फिर उसको बेक कर लेते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली जैसे डॉन के टॉर्टिलाज मिलते हैं, या और बाकी ब्रांड्स के टॉर्टिलाज मिलते हैं, पैक मतलब उसके पैक्स होते हैं, तो आप चाहें तो आप जाके वो मतलब ग्रोसरी स्टोर से किसी से भी ले लें। हमने जो शॉपिंग की थी या जो हमें स्पॉन्सर किया गया है वो नाइस मार्ट से किया गया है, और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा,
क्योंकि मतलब टॉर्टिलास का टेक्सचर बहुत अच्छा था एक तो, और दूसरा जो हमारे वेजिटेबल्स हमने यूज़ किए, जो हमने चिकन यूज़ किया, मतलब जितनी भी हमने ग्रॉसरी की, मतलब उन्होंने जो हमें चीज़ें स्पॉन्सर की हैं और मतलब जितने भी आइटम्स हमने अब तक उनसे लिए हैं, हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस उनसे रहा है। मतलब एक तो फ्रेश चीज़ थी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बाकी जो चीज़ों में एक तो एक्सपायरी का जो वो होता है ना, वो हमें मार्जिन बहुत ज़्यादा एक मतलब मार्जिन मिला है। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट भी की, मैं बहुत इम्प्रेस भी हुई इस चीज़ से। तो हमने वहाँ से, आप चाहें तो बस वहाँ से जाके टॉर्टिलास भी ले सकते हैं और फिर उसको कट करें और कुछ इस शेप का, जैसे ट्रायंगल शेप होता है, इस शेप में जो है इसको करके और फिर इसको बेक कर लें आप। अच्छा, फिर बाकी हमारे मतलब नाचोस एक 1 बाइट स्नैक है, ठीक है। थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाता है, थोड़ा सा माइल्ड भी आप इसको रख सकते हैं, वो आपके अपने प्रेफरेंस के ऊपर है। काफ़ी डिप्स भी बनती है इसके साथ, कॉर्न डिप्स भी बनती हैं, कॉर्न, उसके अलावा चीज़ी डिप भी होती है, काफ़ी ज़्यादा डिप्स होती हैं। आप इसको किसी भी तरह से मतलब खा सकते हैं। इसके अलावा इसके पैकेजिंग वाले फूड भी होते हैं, लेकिन मैं पैकेज फूड जो है वो पर्सनली मतलब नहीं ज़्यादा कंज्यूम करती, क्योंकि अब माइंड सेट ऐसा है कि जब हम शेफ़ हैं तो हम खुद बना सकते हैं ना, तो हम मार्केट से क्यों ख़रीदें। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती पैकेज फूड जो होते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस फूड होते हैं, एक तो थोड़ा सा अनहेल्दी साइड पे भी वो चला जाता है। तो बेहतर ये होता है कि आप अपने घर में आराम से बनाएं। फिर मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैमिलीज़ भी बड़ी होती हैं, तो आराम से जो है अपने घर में बनाएं, अपने घर में खाएं, मज़ा भी आता है खाने में। फिर एक गैदरिंग भी हो जाती है, दावत हो जाती है, दावतों से भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है। कुछ लोग, हम लोग जैसे ये होता है कि पहले हम लोग ये प्रेफर करते थे कि भाई दावतों में बाहर से मंगवा लेते हैं, कौन घर में इतना बनाएगा। लेकिन जब से मेरा शेफ़ का कोर्स वगैरह स्टार्ट हुआ है ना, तो अब सब कहते हैं नहीं, घर में जो बनाएगी अंबर बनाएगी, अच्छा बनाएगी। तो मैं सारी चीज़ें, फिर ये होता है कि मुझे अकेली करनी पड़ती हैं, अम्मा थोड़ी सी हेल्प आउट करा देती हैं, लेकिन मैं ये बोलती हूँ भाई जब अब मेरे ऊपर दावत डिपेंड हुई हुई है ना, तो फिर सब कुछ मैं ही करूँ। तो फिर अब वो 3 मील कोर्स बन रहा है, 2 मील्स तो खैर नहीं बनता, वो तो इम्पॉसिबल है। 3 मील बनता है, उसमें 7 मील कोर्स ही बनता है। तो स्टार्टर में कभी कुछ रख देते हैं। मैं डायनामाइट प्रॉन्स ही मैंने दफ़ा सर्व किए थे, तो वो भी बहुत अच्छे बने थे। और उसके अलावा आप नाचोस भी चाहें तो रख सकते हैं स्टार्टर में, कोई बुराई नहीं है, घर में तो कुछ भी रख सकते हैं आप, तो आप इसको भी सर्व कर सकते हैं। वैसे जो है चाहे तो जैसे चिलाकीज़ एक होता है कि वो एक डिश है, वैसे तो ब्रेकफास्ट डिश है, तो आप जो वो भी नाचोस से ही बनती है और उसमें बिल्कुल सेम उसका वो होता है कि वही सालसा बन रहा है, वही उसकी जो है वो फिलिंग बन रही है, वो आप करके और फिर उसको आप उसके ऊपर एग रख के और फिर आप उसको एज ए ब्रेकफास्ट आइटम भी सर्व कर सकते हैं। काफ़ी रेस्टोरेंट में सर्व होता भी है वो, और आपने शायद खाया भी हो। और नाचोस मतलब अभी इतना ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग नहीं खाते, क्योंकि एक तो कुछ लोग खाते हुए, जैसे हम जैसे यंगस्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी वापसी में भूख लग रही है, चलो यार यहाँ चलते हैं नाचोस खा लेंगे, चलो यार वहाँ चलते हैं नाचोस खाते हैं। लेकिन अब मेरे साथ ये होता है कि अंबर के घर चलते हैं, अंबर बना के खिला देंगे। तो उस वक्त थोड़ा सा गुस्सा आता है कि यार मैंने भी क्लासेस ली है, पूरा दिन ऐसा नहीं होता है कि मैं भी पढ़ती हूँ, तो गुस्सा आता है। सो लेकिन मैं बोलती हूँ चलो कोई बात नहीं, अपने ही दोस्त हैं, क्या कह सकते हैं। खैर, तो हम अपनी रेसिपी पे आते हैं। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हम स्क्रैच से भी बना सकते हैं, और चाहे तो मार्केट से ख़रीद के टॉर्टिलास का पैकेट और उसको ऐसे मतलब ट्रायंगल शेप में कट करके आप इसको बेक करें। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और मतलब थोड़ा सा इसका मतलब स्पाइस लेवल इन्हांस करने के लिए आप इसमें अपने हिसाब से जो है वो स्पाइस लेवल ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे सालसा आ गया, तो सालसा में मैंने जो है वो यूजुअल सालसा बनाया है, मैंने इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाया। आप चाहें तो इस सालसा में वेजिटेबल्स के साथ साथ फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या और मज़ीद मतलब इसको हेल्दी करने के लिए आप इसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, या जो हमारे चिकपीस होते हैं आप चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने वैसे जो है वो क्या कहते हैं टोमेटोज़ यूज़ किए हैं, अनियन यूज़ किए हैं, पार्सले यूज़ किया है, दिल लीव्स यूज़ किए हैं और कोरिएंडर यूज़ किया है। उसके अलावा जो है आप इसमें किकम्बर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें चाहे तो हेलेपिनोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपका किस तरह का मतलब टेस्ट है उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लें। और फिर फिलिंग्स में ये होता है कि आप इसमें कॉर्न वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर आप कॉर्न की नॉर्मल डिप बना के और फिर वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी असेंबलिंग करना शुरू करते हैं और फिर मैं आपको उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बताती रहूँगी। तो हम पहले अपने नाचोस इसमें रख लेते हैं, प्लेट कर लेते हैं हम इनको यहाँ पे।
थोड़ा सा मुश्किल काम होता है ये, क्योंकि कभी ऐसा भी हो जाता है कि टूट जाते हैं कहीं कहीं से, कि ज़ाहिर है इतना क्रिस्पी होता है। आप लोग ये चेक कर सकते हैं, मैं आप लोग को एक तोड़ के दिखा देती हूँ इसमें से। जैसे कि हमारा ये पीस है, ये रहा, आप लोग ये चेक कर सकते हैं ये कितना क्रिस्पी है। ये देखें, ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है और ये अच्छा भी लगता है, मतलब जब आप खाते हो और फिर जो आपके मतलब वेजिटेबल के जूसेस हैं वो भी आपके मतलब आप टेस्ट में आ रहे हैं। उसके अलावा ये क्रिस्पी से थोड़ा सा इसका टेक्सचर होता है। फिर जो आप इसके साथ डिप यूज़ कर रहे हो, अगर वो चीज़ी डिप है तो अच्छा लगता है, थोड़ी सी क्रीमी डिप, मतलब क्रीमी साइड की आपकी डिप है तो वो भी अच्छा लगता है। तो आप इसको इजीली सर्व कर सकते हो उसके साथ और वो अच्छा भी लगता है। उसके अलावा आजकल ब्रांड्स भी हैं ऐसे जो मतलब नाचोस बना रहे हैं, और आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, कि वो फिर वो फ्लेवर्ड होता है ना, तो वो भी इसके साथ एक अच्छा मतलब बन जाएगा इसका कॉम्बो। तो ये हमारे नाचोस आ गए यहाँ पे, और हम अपने वेजिटेबल्स रख देते हैं इसके ऊपर। ये हमारे वेजिटेबल्स आ गए। वेजिटेबल्स के साथ मैंने यहाँ पे चिकन मिन्स फिलिंग बनाई थी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, या अगर आप कोई और मीट लेना चाहें, जैसे कि आप बीफ वगैरह कर रहे हैं, तो आप वो भी यूज़ करते हैं। मैंने बहुत बेसिक सी बनाई थी ये, इसमें कोई इतना मतलब मुश्किल वो नहीं था। मैंने नॉर्मल चिकन लिया, और मतलब जो चिकन मिन्स होता है, थोड़ा सा मोटा कटा हुआ जो होता है वो मैंने लिया, और उसमें मैंने ऑयल डाला था, उसमें ऑलिव ऑयल डाला पैन में अपने, उसमें चिकन डाल दिया था। चिकन डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाले। आप चाहे तो इसमें योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप मतलब करना है आपको तो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। आप इसमें योगर्ट वगैरह डालें, इसमें आप अपना ऑरिगेनो डालें, इसमें थोड़ा सा अपने मतलब स्पाइसेस डाल दीजिए, थोड़े से नटमेग पाउडर वगैरह डाल दीजिए, क्यूमन कोरिएंडर पाउडर डाल दीजिए, वो डाल के और फिर आप इसको बना लीजिए। और फिर इसके साथ सार क्रीम है, ये यूजुअल सार क्रीम है, इसमें आप जो है वो क्रीम डालें, इसमें विनेगर डालें। विनेगर और मतलब या लेमन जूस से ये होता है कि क्रीम फट जाती है, तो वो थोड़ा सा उसका टेक्सचर वो हो जाता है गाढ़ा, वो डाल के, और अगर वो डालने के बाद और आप इसको अच्छे से मिक्स करें तो ये कुछ ऐसे टेक्सचर में आ जाती है, और फिर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी रेसिपी। ओवर बैक टू यू मिस ज़ोफिशा, थैंक यू सो मच।